स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 25 फरवरी है और आज भी हम रोज की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों पर होता है। इसके साथ ही इन प्रश्नों से संबंधित जो जीके स्टैटिक्स है, सामान्य अध्ययन है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आप इस पूरे वीडियो से संबंधित जो नॉलेज है उसको आप ले सकें। इसके साथ ही जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। तो इसी के साथ चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक लॉन्च किसने की? तो ऑप्शन था नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण। तो इसका आंसर होगा अमित शाह। तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ की स्थापना दिवस के अवसर पर उसके 82 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक को लॉन्च किया था। तो इसी के साथ चलते हैं आज के वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नियामक दायरे, अपने रेगुलेटरी कंट्रोल के तहत किस बैंक को शामिल किया है? यानी कि अब वह कौन सा बैंक है जो भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन आ गया है या उसके नियामक दायरे में उसके रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कार्य करेगा? तो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेट बैंक ऑफ असम, स्टेट बैंक ऑफ नागालैंड। तो इसका आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम या सिक्किम राज्य भारत का एकमात्र अभी तक ऐसा राज्य था जिसको आरबीआई बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता था, बल्कि सिक्किम राज्य को बैंकिंग सुविधाएं जो उपलब्ध होती थी स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के द्वारा की जाती थी, जिसकी स्थापना 1968 ईस्वी में की गई थी, 1968 में की गई थी। और इसकी स्थापना चोंग्याल वंश के शासकों के आदेश पर हुआ था। 1968 के समय वहाँ पर जो वंश का शासन था वो चोंग्याल वंश का शासन था, जिसके आदेश पर इसकी स्थापना की गई थी। और ये राज्य के स्वामित्व वाला एक बैंक है जो सिक्किम के राज्य सरकार के लिए राजकोष का संचालन करता है। जिस प्रकार भारतीय केंद्र सरकार, भारत के केंद्र सरकार और अन्य भारतीय राज्यों का राजकोष का संचालन या जो सरप्लस मनी है, अधिशेष है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा किया जाता है। उसी तरीके से सिक्किम का जो राजकोष है या जो सरप्लस मनी है वो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम में जमा किया जाता था। और स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम और इसके साथ साथ सिक्किम राज्य रिजर्व बैंक के अधीन कार्य नहीं आते थे, उसको अधीन नहीं आते थे। और सिक्किम को भारतीय रिजर्व बैंक किसी प्रकार की बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं कराता था। तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को अपने नियामक दायरे में लिया है। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक दायरे से बाहर था और इसे ये जो अधिकार प्राप्त था वो संविधान के अनुच्छेद 371F के अधीन इसको ये विशेष उपबंध दिया गया था। तो इसी प्रकार देखा जाए तो भारत के कुछ राज्यों को कुछ विशेष उपबंध प्राप्त हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं, कैसे है, क्या है इनको विशेष उपबंध देने का कारण, उसको जानते हैं। तो संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371J तक 11 राज्यों के संबंध में विशेष उपबंधों का विवरण दिया गया है, जिसका उद्देश्य इन राज्यों के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना है। इसके साथ साथ यदि कोई राज्य जनजातीय क्षेत्र वाला राज्य है तो वहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना। और इसके साथ साथ यदि किसी राज्य के इलाकों में अशांत क्षेत्र है, राज्यों में कोई अशांत क्षेत्र है, तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को फिर से स्थापित करना, उसकी कानून व्यवस्था को स्थापित करना और उसके साथ साथ राज्यों के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना, इस अनुच्छेद का उद्देश्य रहा है। जो अनुच्छेद 371 से 371J में यदि किसी राज्यों को रखा जाता है तो उसका उद्देश्य इस प्रकार के हो सकते हैं। इसी तरह से देखा जाए तो वर्तमान में 11 राज्य ऐसे हैं जो 371 से 371J में भाग 21 के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें भाग 21 में विशेष उपबंध दिया गया है, विशेष प्रोविजंस दिए, स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं कुछ क्षेत्रों में, जैसे जनजातीय क्षेत्रों में पिछड़े इलाकों के विकास के लिए, अशांति फैले हुए क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को लागू करने और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए। तो ये राज्य हैं महाराष्ट्र, जिसको महाराष्ट्र और गुजरात जो कि 371 में आते हैं। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं। फिर उसके बाद 371A में
आपका आएगा नागालैंड, फिर 371 बी में असम, 371 सी में मणिपुर, आंध्र प्रदेश 371 डी और ई के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार सिक्किम, जिसकी हमने अभी चर्चा की करंट अफेयर्स में, वह आएगा सिक्किम 371 एफ में। इसी तरीके 371 जी में मिजोरम और 371 एच में अरुणाचल प्रदेश और 371 आई में गोवा को शामिल किया गया है। और अंतिम में 371 जे, जिसमें कर्नाटक राज्य के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है? राष्ट्रपति शासन को, तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, नई दिल्ली। तो इसका आंसर होगा पुदुचेरी। अभी हाल ही में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी ने, जो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के नेता हैं नारायणसामी, उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया, विश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। ये निर्णय इसलिए लिया गया राष्ट्रपति शासन लगाने का, क्योंकि किसी भी पार्टी ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद पुदुचेरी में सरकार बनाने का दावा नहीं किया, जिसके बाद उपराज्यपाल, जो पुदुचेरी के उपराज्यपाल हैं, उनकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश उन्होंने की और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस अनुमोदन को पास कर दिया। और फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन की घोषणा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में कर दी गई। तो इसी प्रकार एक दृष्टि अगर हम डालें तो क्या होता है राष्ट्रपति शासन और किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये लगाया जाता है और इसके क्या कारण हो सकते हैं किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के। तो संविधान का अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए और राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में केंद्र ले सकता है 356 के अंतर्गत, किस आधार पर? जब वहाँ पर कोई संवैधानिक तंत्र ना हो, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। जिस प्रकार से एक सरकार है जिसका निर्माण एक संवैधानिक क्रियाओं के अंतर्गत किया गया, वह यदि विफल हो जाए तो 356 के अंतर्गत केंद्र सरकार वहाँ की राज्य सरकार को अपने अधीन ले सकती है और ये सामान्य रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है एवं इसे राज्य आपात या फिर संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी कहा जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत, जो 356 के अंतर्गत लगाया जाता है, वो दो आधारों पर लगाया जाता है। एक तो स्वयं 356 के अंतर्गत ही और एक 365 के अंतर्गत। इन आधारों को, कुछ आधारों को बताया गया। जैसे कि पहला आधार तो यही है कि राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा की जाती है उसका अधिकार 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है 356 का उपयोग करके किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करेगा। कब करेगा? जब यदि राज्य सरकार संविधान में दिए गए उपबंधों के अनुरूप नहीं चल रही है, यानी कि वहाँ पर जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो गया है, तब राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या उनके उस राज्यपाल के रिपोर्ट के बिना भी ये प्रतिक्रिया कर सकता है और राष्ट्रपति शासन की घोषणा राज्य में कर सकता है या केंद्र शासित प्रदेश में कर सकता है। इसी प्रकार से दूसरे आधार की बात करें तो जो अनुच्छेद 365 में दिया गया है उसके अनुसार यदि राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफल होती है, तब राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करे। तो ये 365 जिसका आधार क्या है कि यदि राज्य केंद्र के दिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करने में असफल होती है, और 356 के अंतर्गत जो बताया गया है वो बताया गया यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए राज्य में, तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। तो यहाँ पे 356 के आधार पर ही, 356 के अंतर्गत ही दोनों प्रकार के आपातकाल राज्य में दोनों आधारों पर आपातकाल लगते हैं। चाहे 365 में भी यदि आपातकाल की घोषणा हो रही है तो वो 356 के अंतर्गत ही होगा। बस 365 में एक आधार को बताया गया है जिसमें कहा गया है कि यदि राज्य विफल हो जाए किस कार्य करने में, केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए कुछ निर्देशों का पालन करने में। तो इसी के साथ देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की जो घोषणा है वो जो प्रभाव होता है वो घोषणा के साथ ही प्रभावी हो जाता है, और ये तब 2 महीने के भीतर यदि इसके लिए संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन ना किया जाए
2 महीने के भीतर यदि संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन न किया जाए राष्ट्रपति शासन की घोषणा का, तो ये विफल हो जाएगा। यदि दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया जाता है 2 महीने के भीतर, तो यह अधिकतम 6 माह के लिए चलता है और इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। और अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? अधिकतम 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन को किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये 6-6 माह के आधार पर बढ़ाया जाएगा। प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति के साथ इसे बढ़ाया जाएगा। एक साथ 3 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया जाता है, 6-6 माह करके 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है किसी भी राज्य में। उसके बाद उस राज्य में चुनाव करवाने आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन की घोषणा 1951 में 1951 में पंजाब राज्य में की गई थी। कहाँ की गई थी? सबसे पहले राष्ट्रपति शासन की घोषणा 1951 में पंजाब राज्य में की गई थी भारत में। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा काला नमक चावल किस राज्य का उत्पाद है? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में खबरों में रहा काला नमक चावल, ये उत्तर प्रदेश राज्य का उत्पाद है। अभी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से 20 टन काला नमक चावल की एक खेप को सिंगापुर में निर्यात करने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने अभी घोषणा की है और ये कदम राज्य में कृषि निर्यात के लिए एक प्रमुख बढ़ावा देगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल के तर्ज पर काला नमक चावल उत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। और इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वाराणसी में। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी के सहयोग से सिद्धार्थ नगर में एक काला नमक चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है। इसी के साथ राज्य सरकार ने राज्य में चावल को सिद्धार्थनगर का एक जिला एक उत्पाद घोषित किया है। तो राज्य सरकार ने अभी इस चावल को, काला नमक चावल को सिद्धार्थनगर का एक जिला एक उत्पाद घोषित किया है, जबकि केंद्र सरकार ने इसे एक बार पहले भी गोरखपुर, बस्ती और महाराजगंज और इसके साथ साथ संत कबीर नगर के एक जिला एक उत्पाद के रूप में घोषित किया था। यह घोषणा चावल के उत्पादन, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए महत्वपूर्ण होगी और उसको मदद करेगी। इसी के साथ साथ काला नमक चावल इस चावल को बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत में उगाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण सुगंधित चावलों की बेहतरीन किस्मों में से एक है। इस चावल को बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है, गौतम बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है इस चावल को। और यह मुख्य रूप से देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच और श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के इन जिलों में इसकी खेती मुख्य रूप से की जाती है। इसके साथ ही एक जिला एक उत्पाद पहल क्या है? यह पहल किसी भी परिवर्तनकारी कदम की एक शुरुआत है ताकि एक जिले की वास्तविक क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा सके, यानी कि उस जिले की जो भी क्षमता है उसका पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सके और उसमें होने वाले जितने भी उत्पाद हैं उनका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सके। और इसके साथ साथ यह पहल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी और भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए रोजगार और ग्रामीण उद्यमिता को भी बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत की गई है। और यह पहल इस पहल का जो परिचालन है, जो इसको चलाने की जिम्मेदारी है, वो डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब के साथ इसके परिचालन को किया गया है और यह उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा इसका एनफोर्समेंट किया जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने चौथे प्रश्न पर कि अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी और 23 फरवरी। तो इसका आंसर होगा 20 फरवरी को। 20 फरवरी को प्रतिवर्ष अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है और अभी हमने हाल ही में पिछले कई वीडियोज़ में इस बात को कवर किया है कि उत्तर पूर्व राज्यों के कई राज्यों का स्थापना दिवस अभी कुछ समय पहले ही मनाया गया है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का अभी 20 फरवरी को हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य के रूप में जो दर्जा मिला 20 फरवरी 1987 में मिला। 1989 में 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसी के साथ वर्ष 2021 में अरुणाचल प्रदेश अपना कौन सा 35वां स्थापना दिवस मना रहा है और इसके साथ ही 20 फरवरी को मिजोरम
का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। किसका? मिजोरम का स्थापना दिवस भी कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को, जो कि पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। इसी के साथ पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों जैसे कि मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि इन तीनों का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को, एक ही दिन मनाया जाता है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को, और असम का 26 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये अभी हमने पिछले वीडियो में इसको लगातार कवर किया है। इसके साथ ही देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वी राज्य है और भारत में असम, नागालैंड के साथ तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी जो है भूटान, म्यांमार और चीन के साथ साझा करता है। जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है वो भारत में असम और नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी 3 देशों के साथ लगती है, भूटान, म्यांमार और चीन के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, मुख्यमंत्री अभी यहाँ पे पेमा खांडू हैं और राज्यपाल यहाँ के हैं BD मिश्रा। इसी प्रकार देखा जाए तो कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और पर्यटन स्थल जो कि अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, इन दोनों को लगातार कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। इसके अलावा संगति घाटी, नुरानांग फॉल्स, और ये अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार प्रश्नों में बनता है, लगातार परीक्षाओं में बनता है, जैसे कि लोसार त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? लोसर त्यौहार, जो कि किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है मोनपा जनजाति, उसके द्वारा लोसर त्यौहार मनाया जाता है। ये इसका प्रमुख त्यौहार है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश की जो अन्य प्रमुख जनजातियां हैं उस पर यदि एक दृष्टि डालें तो उसमें ओबोर, बुगुन, खोवा, मिसमी और मोनपा है ही है जो लोसार त्यौहार के लिए जानी जाती है अरुणाचल प्रदेश में। इसी प्रकार मानचित्र पर यदि अरुणाचल प्रदेश की स्थिति देखें तो अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है और ये 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। चीन, यहाँ इसके पूर्व में भूटान और इसके पश्चिम में भूटान और इसके पूर्व में म्यांमार है, और अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में चीन है और दक्षिण में यह भारतीय राज्यों असम और नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले और 5वें प्रश्न पर कि राष्ट्रपति ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन है गांधीनगर, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई। तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद। तो अभी अहमदाबाद के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा किया गया। इससे पहले इस स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल रखा गया था, लेकिन इसका नाम अभी हाल ही में बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। यह भारत और इंग्लैंड के बीच अभी हाल ही में होने वाला दिन और रात्रि गुलाबी गेंद टेस्ट मैच की मेजबानी भी करेगा। और इसी प्रकार देखा जाए तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट ग्राउंड है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले और 6ठे प्रश्न पर कि किस अरब देश ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने की अनुमति प्रदान की है? तो ऑप्शन है सऊदी अरब, यमन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब। तो अभी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये देखा गया कि सऊदी अरब में महिलाओं को सेना में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है और इसकी घोषणा 2019 में ही की गई थी कि महिलाओं को सेना में जो है शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। और इस वर्ष 2021 में महिलाओं को अरब देश में यानी कि सऊदी अरब में पहली बार प्रवेश दिया गया है, जहां उन्हें सैनिक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उसके अलावा लॉन्स, कॉर्पोरल और सर्जेंट और स्टाफ सर्जेंट के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो सऊदी अरब अरब प्रायद्वीप पर एक प्रमुख देश है और अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, जो एक और फारस की खाड़ी और उसके दक्षिण में लाल सागर है तथा उसके पूर्व में देखा जाए तो अरब सागर स्थित है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के 7वें प्रश्न पर। तो 7वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राम कुमार सिन्हा, संजय राउत, भगवान लाल साहनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भगवान लाल साहनी। भगवान लाल साहनी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं और ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अभी समाचारों में इस वजह से बना रहा क्योंकि भगवान लाल साहनी ने, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ओबीसी की लगभग 4 श्रेणियों के पक्ष में अपनी बात को रखा है, जैसा कि न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग ने सुझाया है। अभी एक कमीशन है जो ओबीसी को उप वर्गीकरण में बांटने के लिए बनाई गई है कि ओबीसी
ओबीसी की सूचियों में आने वाली जो जातियां हैं उनको वर्गों में विभाजित किया जाए, 4 वर्गों में अलग अलग विभाजित किया जाए और उस आधार पर उनको अलग अलग सुविधाएं प्रदान की जाए। जिस प्रकार से क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर 2 वर्गीकरण है, उसी प्रकार से और वर्गीकरण भी किया जाए। और अभी ओबीसी जो अन्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी, उन्होंने रोहिणी आयोग की जो सुझाव दिया है, रोहिणी आयोग ने जो एक सुझाव दिया है जिसमें उन्होंने 4 वर्गों में 4 श्रेणियों में ओबीसी सूची को बांटने की बात की है, उसके पक्ष में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने भी अपनी सहमति दी है। तो जस्टिस रोहिणी आयोग का संबंध ओबीसी के उप वर्गीकरण का अध्ययन करने से है, उपवर्गीकरण का अध्ययन करने से है। इसके लिए इसका निर्माण किया गया था, किसका? रोहिणी आयोग का निर्माण किया गया था, किसके लिए? ओबीसी के उपवर्गीकरण का अध्ययन करने के लिए। और यह आयोग इस वर्ष 2021 जुलाई में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। तो जस्टिस रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? ओबीसी के वर्गीकरण का अध्ययन करने से है। इसी प्रकार देखा जाए, एक दृष्टि डाला जाए तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है, क्या है इसका संवैधानिक प्रावधान? तो इसको अगर हम देखें तो पाते हैं कि 102 संविधान का 102 संविधान संशोधन जो कि 2018 में किया गया, उसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संविधान में उसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच के अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही देखा जाए तो इससे पहले एनसीबीसी यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था। ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं थी, लेकिन 2018 में हुए 102वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे अब संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यदि इसकी संरचना पर एक दृष्टि डालें तो आयोग में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित और उसके मुहरयुक्त आदेश के द्वारा इन 5 की नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा देखा जाए तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अन्य जो सदस्य हैं, पांचों जो ये मेंबर हैं, इनके पद की जो शर्तें और सेवा शर्तें होती है, इनका कार्यकाल का निर्धारण है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कोई इनका कार्यकाल फिक्स नहीं है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष भी रख सकता है, 4 वर्ष भी रख सकता है, 6 वर्ष भी रख सकता है। ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना होगा और सेवा की शर्तें यानी कि वेतन इत्यादि क्या निर्धारित किए जाएंगे, वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसी प्रकार से इसके संवैधानिक प्रावधान को देखें तो संविधान का अनुच्छेद 340 कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करे, सरकार पहचान करे और उनके पिछड़ेपन की स्थितियों को समझने और उनके सामने आने वाली जो कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, उनको ख़त्म करने के लिए सरकार से सिफारिशें की जानी चाहिए। तो ये अनुच्छेद 340 इस बात को कहता है, जो संविधान का अनुच्छेद 340 है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विषय में बात करता है और उनके पिछड़ेपन की स्थितियों को समझकर उनके निदान के संबंध में सरकार से यह अनुरोध करता है कि वो इसके लेकर सिफारिशें करें और इनकी चुनौतियों को ख़त्म करके उनको आगे बढ़ाने का कार्य करें। इसी प्रकार जो 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ, उसमें 2 नए अनुच्छेदों को संविधान में जोड़ा गया, जो कि एक 338B है और एक 342A है। 342A और 338B ये 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए और इसके साथ साथ ये संशोधन अनुच्छेद 366 में भी कुछ परिवर्तन करता है। इस प्रकार देखा जाए तो 368B में जो बात बोली गई है वो कुछ इस प्रकार से कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित जो शिकायतें हैं और कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिकार प्रदान किया गया है। यानी किसी भी प्रकार की जो शिकायत है राष्ट्रीय पिछड़े वर्गों से और उनके कल्याणकारी उपायों के संबंध में कोई जांच की बात है तो उसका जो अधिकार है वो केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास है, जो कि संविधान संशोधन के द्वारा 338A में इस बात को स्पष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो 342A राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि जो पिछड़ा वर्ग की सूची है, ओबीसी की लिस्ट है, उसमें राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों या राज्यों में जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उन जातियों को शामिल
कर सकते हैं, निर्दिष्ट कर सकते हैं यदि आवश्यकता लगती है तब। तो इन वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए वह जो संबंधित राज्य हैं उन राज्यपाल से राष्ट्रपति परामर्श करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद उन जातियों को ओबीसी के लिस्ट में राष्ट्रपति डाल सकते हैं। ये अधिकार जो है 342A के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रदान किया गया, जो कि संविधान के 102 संविधान संशोधन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के थ्रू इसको लाया गया। हालांकि यदि पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन करना है तो उसके लिए इसके लिए जो है संसद द्वारा अधिनियमित कानून की आवश्यकता होगी जरूर। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर, जो कि वीडियो का हमारा 8वां प्रश्न है। वो कुछ इस प्रकार है कि करलापट वन्यजीव अभयारण्य, जो कि खबरों में बना रहा, किस राज्य में स्थित है? करलापट वन्यजीव अभयारण्य। तो ऑप्शन है ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल। तो इसका आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा के करलापट वन्यजीव अभयारण्य अभी जो सुर्खियों में बना रहा, वो इस कारण बना रहा कि इस माह में, फरवरी माह में, और इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले ही हमने पाया कि इस वन्यजीव अभयारण्य में 6 मादा हाथी और एक जो बच्चा है हाथी का बछड़ा, वो मृत पाया गया। और हाल ही में 3 जो सदस्यीय केंद्रीय टीम है जो इसका सर्वेक्षण करने के लिए वन्यजीव अभयारण्य में पहुंची थी, उसने भी एक हाथी के बछड़े का शव देखा, जिससे अभयारण्य में हाथियों के मौत की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। तो इसका एक कारण ये माना जा रहा है, इन हाथियों की मौत का उसका कारण माना जा रहा है रक्तस्रावी स्टेप्सीमिया रक्तस्रावी स्टेप्सीमिया का प्रसार जो है वो हाथियों में मौत का कारण माना जा रहा है। तो सेप्टिसीमिया जो है, ये सेप्टिसीमिया जो रोग है, या एक तरीके से कहा जाए तो ये जो बीमारी है, ये जो प्रसार है, ये ज़्यादातर हाथियों को चोट लगने, और चोट किससे, कील या जो कटीले तार होते हैं लोहे के, उनसे चोट लगने की वजह से उनमें इसका जो है लगातार प्रसार हो रहा है। यानी सेप्टिसीमिया का जो है लगातार प्रसार हो रहा है। कीलों की वजह से हाथियों को जो गंभीर चोटों का सामना करना पड़ रहा है, जो आगे चलकर उनमें सेप्टिसीमिया में तब्दील हो जा रही है। और सेप्टिसीमिया रक्त प्रवाह का एक गंभीर संक्रमण है। यानी सेप्टिसीमिया होने पर यदि कोई सेप्टिसीमिया से ग्रसित है और उसको चोट लग जाए तो उसका जो रक्त प्रवाह है वो कभी रुकता नहीं है, यानी कि रक्त लगातार बहता ही रहता है, जिसे रक्त विषाक्तता के रूप में भी जाना जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। और 9वां प्रश्न है हमारा कि किस राज्य की विधानसभा में 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया? ऑप्शन है असम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, त्रिपुरा। तो इसका आंसर होगा नागालैंड। तो अभी हाल ही में नागालैंड को राज्य का दर्जा मिलने के 60 साल बाद पहली बार नागालैंड राज्य विधानसभा के अंदर राष्ट्रगान बजाया गया। और नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा दिया गया था। 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा दिया गया था और 1 दिसंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और यह भी पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, और यह भारतीय संघ का 16वां राज्य 1 दिसंबर 1963 में बना था। हालांकि राज्य विधानसभाओं में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है, और ना ही संविधान में किसी भी तरीके के इस प्रकार के प्रावधान को दिया गया है। यह पूर्ण रूप से वहां की राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो राष्ट्रगान को अपनी विधानसभा में बजाए या नहीं बजाए। तो आमतौर पर कई राज्यों में ये परंपरा और प्रथा का पालन किया जाता है कि वहाँ पर राष्ट्रगान को बजाया जाए कार्यवाही को प्रारंभ करने से पूर्व। तो इस प्रकार देखा जाए नागालैंड पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य है, और इसकी सीमा भारतीय राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम से लगती है, तथा इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल एक देश म्यांमार से लगती है। तो वर्तमान में इसकी राजधानी कोहिमा है, और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे नेफ्यू रियो, और राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि, RN रवि नागालैंड के राज्यपाल हैं। तो इसकी मानचित्र पर स्थिति देखें तो ये उत्तर पूर्व भारत का मानचित्र है, और यहाँ पर ये नागालैंड राज्य की स्थिति है। और नागालैंड के पूर्व में है म्यांमार देश, और इसके पश्चिम में असम भारतीय राज्य, और इसके उत्तर में अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा होती है, और इसके दक्षिण में यह मणिपुर राज्य के साथ सीमा इसकी लगती है। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अंतिम और 10वें प्रश्न पर। तो प्रश्न है कि अंतरिक्ष उद्यमिता और उद्यम विकास किस संगठन की पहल है? तो ऑप्शन है भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान परिषद, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान परिषद, यानी कि अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
ने अंतरिक्ष उद्यमिता और उद्यम विकास कार्यक्रम का निर्माण किया है और अभी इसरो के अध्यक्ष के सिवन के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्टार्टअप और एमएसएमई यानी कि छोटे, लघु और सूक्ष्म उद्योगों के प्रारंभिक चरण को प्रोत्साहित करना है। जो स्टार्टअप है, नई उद्योग जो छोटे स्तर पर उठ रहे हैं, उनको तकनीकी रूप से सहायता प्रदान करना और उनको आगे प्रोत्साहित करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इसके साथ ही इसरो इन कंपनियों को अपनी सुविधाओं का उपयोग करने की भी अनुमति प्रदान करेगी, यानी कि इसरो की जो तकनीक है उनका उपयोग करने के लिए सुविधाएं देगी, उनको उपयोग करने की अनुमति देगा ताकि वो आगे बढ़ सके और अपने उद्योगों को बढ़ावा दे सके, जिसके कारण देश में आत्मनिर्भर भारत की जो एक संकल्पना है, जो एक लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में सहायता हो सके। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो वीडियो के अंत में आज का पूछा जाने वाला प्रश्न है कि कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए भारत की पहली कार्बन वॉच कहाँ लॉन्च की गई? तो ऑप्शन है पुडुचेरी, नई दिल्ली, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये प्रश्न पिछले करंट अफेयर्स के वीडियो से ही पूछा गया प्रश्न है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें ताकि इस वीडियो की PDF फाइल आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।